दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा इस बात पर कि आखिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कहां हुई जोरदार हिंसा और जोरदार प्रदर्शन। लेकिन इस सबसे पहले आपको विक्रम संवत हिंदू नववर्ष 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वैसे तो पंचांग के हिसाब से कल यानी कि 29 मार्च को शाम 4:27 पर हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 लग गया था। लेकिन चूंकि सनातन में सूर्योदय के हिसाब से तिथियां और पर्व मनाए जाते हैं, इसलिए फिलहाल विक्रम संवत 2082 की शुरुआत आज से मानी गई है। इस विक्रम संवत 2082 का नाम 15 अप्रैल तक काल युक्त संवत्सर रहेगा, जबकि 15 अप्रैल के बाद इस विक्रम संवत का नाम सिद्धार्थ नव संवत्सर हो जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि यह हिंदू कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है, इसीलिए जबकि इंग्लिश कैलेंडर अभी 2025 है लेकिन विक्रम संवत 2082 चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, ज्योतिषियों ने काफी समय पहले से ये कहना शुरू किया था कि जो हिंदू नववर्ष 2082 शुरू होने जा रहा है, यह काल युक्त संवत्सर है और इसमें दुनिया के बहुत सारे देशों में राजनीतिक रूप से उथल पुथल होगी और खास तौर से जल को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी कि जल से पूरी दुनिया में काफी नुकसान भी हो सकते हैं। फिलहाल हिंसा काफी समय से जारी है और जैसे ही नव संवत्सर आया उससे एक दिन पहले ही आपने देखा कि थाईलैंड, म्यांमार और चीन में एक विनाशकारी भूकंप आया। 7.7, 7.8 और 7.9 रिएक्टर के ये भूकंप आए। बैंकॉक में भारी तबाही की तस्वीरें सबने देखी हैं, म्यांमार में भारी तबाही की तस्वीरें सबने देखी हैं। म्यांमार की सरकार ने पूरी दुनिया से अपील करी है कि वो हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा बहुत ज्यादा नहीं है और भूकंप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चीन के यूनान प्रांत में सबसे तेज 7.9 रिएक्टर पर भूकंप आया, लेकिन सबको पता है कि चीन अपने अंदर की खबरें बाहर नहीं आने देता और इसीलिए वहां कितना नुकसान हुआ है, कितनी जनहानि हुई है, ये फिलहाल दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसियां बाहर ये सच्चाई खबर छाप नहीं सकती और बाहर की एजेंसियां या बाहर के पत्रकार चीन की खबरों को कवरेज नहीं दे सकते। खैर, फिलहाल हम पिछले काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं कई देशों में हिंसा की। हमने यूक्रेन पर बात करी है, रूस पे बात करी है, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे देश हैं जो पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा से ग्रसित है और दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ने का नाम ली जा रही है। बांग्लादेश में अगस्त में क्रांति हुई थी, उसके बाद लगा था कि अब कुछ ठंडा होगा मामला, नई सरकार अपना बोलेगी, लेकिन अब वहां पर नई सरकार में भी तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि किसी भी समय वहां पर मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो सकता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश के अंदर लगातार गैर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रही है और यदि वो नहीं भी कर रही है तो वो गैर मुस्लिमों पर अत्याचार को रोकने में असफल हो रही है और बांग्लादेश की सेना के प्रमुख इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश सबका है, जो लोग गैर मुस्लिम हैं और यहाँ के निवासी हैं उनको भी बांग्लादेश में उसी तरह से रहने का अधिकार है जैसे बांग्लादेश के मुसलमानों का है। वो लगातार मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को सही करें, अपनी सरकार का रुख सख्त करें और गैर मुसलमानों पर हमने रोका है। फिलहाल मैं आज बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नेपाल में भी हिंसा की सुगबुगाहट थी, लेकिन परसों शुक्रवार को नेपाल की राजधानी सहित देश के बहुत सारे हिस्सों में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, जो हिंसा कल शनिवार की दोपहर तक जारी रही। इस हिंसा में लगभग 53 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और लगभग 26 से 29
सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों के भी मारे जाने की खबर है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल में बड़े पैमाने पर पिछले कई महीनों से वहां की जनता राजशाही की स्थापना और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही है। पिछले काफी समय से नेपाल के इन रैलियों में, इन प्रदर्शनों में नेपाल के पूर्व राजा महाराजा ज्ञानेंद्र को भी देखा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो रैलियां हैं, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इन्हें महाराजा ज्ञानेंद्र का समर्थन हासिल है। और सिर्फ इन रैलियों में प्रदर्शनकारी महाराजा ज्ञानेंद्र के फोटो लेकर ही नहीं आ रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में ये माना जाता है कि महाराजा ज्ञानेंद्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी 2 बार मुलाकात की है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के अंदर योगी आदित्यनाथ का बहुत ज्यादा प्रभाव है, उनके गोरखनाथ पीठ का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और प्रदर्शनकारी एक तस्वीर लगातार हर प्रदर्शन में देश और दुनिया को दिखा रहे हैं, जिसमें महाराजा ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ साथ साथ खड़े हैं। फिलहाल नेपाल की सरकार ने आरोप लगाया है कि इन रैलियों के पीछे महाराजा ज्ञानेंद्र हैं। वो महाराजा ज्ञानेंद्र का पासपोर्ट जब्त करने पर विचार कर रही है। वो आरोप लगा रही है नेपाल की सरकार कि महाराजा ज्ञानेंद्र देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं और उसका ये भी कहना है कि इन प्रदर्शनों से जितना भी नुकसान हो रहा है, इसके लिए वो महाराजा ज्ञानेंद्र पर जुर्माना भी लगा सकती है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, 2007 में नेपाल के अंदर प्रजातंत्र राजशाही समाप्त हुई और वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई। और 2007 से पहले 240 साल से लगातार, यानी कि पिछले 240 सालों से लेकर 2007 तक नेपाल में राजशाही चल रही थी। इसी दौरान बाद में नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों ने, जो गैर वामपंथी थे, उसमें कुछ सोशलिस्ट पार्टियां भी थी, वो राजशाही के खिलाफ और नेपाल में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन 2007 आते आते नेपाल में चीन ने बहुत बड़ी संख्या में अपने लोगों को खड़ा कर दिया, अपनी ओर से पैसा देकर और अपनी ओर से सहायता देकर, और वहां पर वामपंथी पार्टियां काफी मजबूत हो गई। इन वामपंथी पार्टियों को जितना पैसा चीन से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा दुनिया भर की इस्लामिक ताकतों से मिलता है। मैंने आपको अपने वीडियो में पहले भी कई बार कहा कि भारत के अंदर भी अब वामपंथी मूवमेंट वो नहीं रहा जो 1960 से 70 या 70 के दशक तक रहा। 1970-75 के बाद के वामपंथ में भारत में भी इस्लामिक ताकतों ने वामपंथ पर कब्जा कर लिया। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे वो भारत की सीपीआई हो, चाहे भारत में वो सीपीएम हो, या कोई और वामपंथी पार्टियां हो, या भारत के जितने भी नक्सलवादी गुट हो, या भारत के तमाम जेएनयू से लेकर जादवपुर विश्वविद्यालय तक जितने भी वामपंथी छात्र संगठन और जितने भी वामपंथी पार्टियां हैं, वहां का नेतृत्व वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसको इस्लामिक देशों की हरी झंडी मिल जाती है। वो नाम के ही कामरेड होते हैं, लेकिन वास्तव में वो इस्लामिक देशों के इशारे पर अपना एजेंडा तय करते हैं। लगभग यही स्थिति नेपाल में है कि नेपाल के सभी राजनीतिक दल, हालांकि वो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं, लेकिन वो सभी हिंदू विरोधी हैं और लगातार वहां नेपाल के अंदर वो इस्लामिक एजेंडे को लागू करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और लगातार नेपाल के अंदर इस्लामिक ताकतें मजबूत हो रही है। फिलहाल 2007 में नेपाल के अंदर राजशाही का समापन हो गया
उसके बाद नए संविधान के लिए वहां एक समिति बनी और 8 साल की मेहनत के बाद 2015 में, यानी कि अब से लगभग 10 साल पहले, नेपाल के अंदर नया संविधान लागू हुआ। नेपाल 2007 तक हिंदू राष्ट्र था। उसके बाद नए संविधान में नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा समाप्त कर दिया गया और 2015 से नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। और यहीं से नेपाल की दुश्वारियां शुरू हो गई। दुश्वारियां तो 2007 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2015 में जैसे ही नेपाल को सेकुलर देश घोषित किया गया, नेपाल में बड़े पैमाने पर पूरे नेपाल के अंदर हिंदू विरोधी गतिविधियां अंजाम दी जाने लगी। नेपाल के अंदर मंदिरों पर हमले होने लगे और जैसा कि भारत में होता आया है, नेपाल में भी हिंदू धर्म स्थलों, हिंदू पूजा स्थलों के आसपास, उनके सामने तो वहां नेपाल के तमाम जो मेन हाईवेज हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य ठिकाने हैं, वहां पर गैर हिंदू धर्मों के पूजा स्थलों का अनाधिकृत निर्माण किया जाने लगा। इस सारी गतिविधियों को लेकर महाराष्ट्र में, नेपाल में लगातार चिंता भी व्यक्त की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वामपंथी पार्टियां या गैर वामपंथी पार्टियां वहां पर सत्ता में आई या जो राजनीति में थी, वो भी नेपाल की जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। मैं आपको बता दूं, नेपाल भी एक ऐसा देश है जो लगभग एक छोटे से रास्ते को भी छोड़ दें, पहाड़ी बहुत वो कठोर मतलब रास्ता है, उसको छोड़ दें तो वो भारत से घिरा हुआ है। और यदि ये बात सच है कि भारत के बिना नेपाल कुछ नहीं कर सकता, यदि भारत चाहे तो यदि नेपाल की पूरी नाकेबंदी कर दे तो नेपाल में खाने पीने का हर चीज का अकाल पड़ जाएगा। ये जितनी भी पार्टियां आई, ये लगभग सब भारत विरोधी थी और इनका उद्देश्य था नेपाल में सिर्फ राजशाही को समाप्त करना नहीं था। इन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि नेपाल के अंदर अब हिंदुओं को अल्पमत में लाया जाए और नेपाल के अंदर हिंदुओं को अल्पमत में लाकर नेपाल में हिंदू विरोधी ताकतों को मजबूत कर दिया जाए। इस दौरान नेपाल पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार रहा। कोई भी सरकार पूरा टेन्योर पूरा कर पाने में सफल रही, क्योंकि नेताओं में ईगो हर्ट बहुत ज्यादा था। वामपंथी पार्टियों में भी वहां पर कोई एक वामपंथी नहीं है, वहां 10 वामपंथी नेता है। सबकी ये महत्वाकांक्षाएं हैं कि नेपाल का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं और जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो नेपाल में चुनाव ना हो, तब मैं नेपाल को मैं तानाशाही डिक्लेयर कर दूं और हमेशा के लिए नेपाल का प्रधानमंत्री बन जाऊं। माना कि कोई प्रधानमंत्री बन भी जाता तो वो, चूंकि जितने भी वहां के वामपंथी दल हैं वो सब भारत विरोधी है, जितने वहां पर गैर वामपंथी बाकी सोशलिस्ट पार्टियां हैं, उनमें से भी यदि कुछ नेताओं को मैं छोड़ दूं तो लगभग सब भारत विरोधी हैं, क्योंकि सबको यह आशंका रहती है कि भारत का समर्थन नेपाल की राजशाही को रहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत में पूर्व की सरकारों ने ये गलती करी है कि जब नेपाल की राजशाही का विरोध किया है और नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी की मांग करने वाले कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन किया है, लेकिन नेपाल की फिलहाल सभी पार्टियां ये मानती आती हैं और खास तौर से जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं वो ये मानती हैं कि भारत सरकार राजशाही चाहती है, भारत सरकार नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा चाहती है और भारत सरकार नेपाल के अंदर हिंदुओं की मजबूती देखना चाहती है। तो ये सारे राजनीतिक दल भारत विरोधी हैं और भारत विरोधी एजेंडे पर लगातार काम करते हैं और उसी रणनीति के तहत ये सारे दल चीन के नजदीक चले जाते हैं। लेकिन चीन नेपाल के मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में असफल है, क्योंकि नेपाल की मूलभूत जरूरतें भारत से पूरी होती हैं। सच यह है कि नेपाल भारत के बिना अधूरा है, उसी तरीके से भारत भी कहीं ना कहीं नेपाल के बिना अधूरा है। लेकिन ये जितने भी वामपंथी दल हैं ये चाहते हैं कि नेपाल को हम भारत से दूर ले जाएं और नेपाल को चीन के नजदीक ले जाएं और हम नेपाल को
इस्लामिक देशों के नजदीक ले जाकर नेपाल को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी राजनीतिक ताकतों का अड्डा बना दें, ऐसी उनकी मंशा है। अब पिछले काफी लंबे समय से नेपाल की जनता इस षड्यंत्र को समझ रही है। नेपाल की जनता एक और महंगाई से त्रस्त है, एक और बेरोजगारी से त्रस्त है, एक और हिंसा से त्रस्त है, एक और हिंदू पूजा स्थलों पर हमलों से त्रस्त है, और वो इस बात से त्रस्त है कि नेपाल की डेमोग्राफी को बदलने का नेपाल की वामपंथी पार्टियां सुनियोजित षड्यंत्र कर रही हैं। नेपाल के हिंदू पूजा स्थलों के सामने गैर या उनके आसपास गैर हिंदू पूजा स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है, और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर गैर हिंदू संगठनों को गैर हिंदू पूजा स्थलों को सुनियोजित तरीके से जमीनों का आवंटन किया जा रहा है, और वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही है। इसलिए नेपाल के युवा फिलहाल बहुत लंबे समय से आक्रोशित हैं। उनको लग रहा है कि यदि हम अभी नहीं चेते तो बहुत दूर हो जाएगी, और नेपाल की स्थिति आने वाले लंबे समय से ये हो जाएगी कि ये जो वामपंथी पार्टियां हैं बात कार्ल मार्क्स की करती हैं, बात लेनिन करती हैं, लेकिन ये हमारी आंखों में धूल झोंक कर नेपाल के अंदर इस्लामिक एजेंडा सेट कर देंगी। इसलिए पिछले काफी दिनों से नेपाल के विभिन्न शहरों में लगातार जुलूस निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन्होंने कई रैलियों में ये जाके कहा है कि मैं नेपाल की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हूं, मैं नेपाल के मूलभूत पहचान को नष्ट नहीं होने दूंगा, मैं नेपाल के मूलभूत अस्तित्व को खतरे में नहीं पड़ने दूंगा, भले ही मुझे किसी भी हद तक आगे आना पड़े, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। बताया जाता है कि उन्होंने नेपाल की चिंता को लेकर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी गोरखनाथ पीठ में आकर, मठ में आकर गहन मंत्रणा भी की है, और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि भारत की सरकार, उन्होंने केंद्र सरकार के बिहाफ पर उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम भी नेपाल को लेकर बहुत चिंतित हैं, और हम नहीं चाहते कि नेपाल के अंदर इस्लामिक एजेंडा सेट हो जाए। हम नहीं चाहते कि चीन भारत विरोधी ताकतों का अड्डा नेपाल को बना दे, और वहां पर चीन के सैन्य ठिकाने बन जाए, और भारत विरोधी ताकतों के सैन्य ठिकाने बन जाए, और नेपाल के अंदर हिंदू अल्पमत में हो जाए। इसलिए लगातार महाराजा ज्ञानेंद्र भी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को यानी परसों पूरे देश में व्यापक पैमाने पर जुलूस निकला। हर जुलूस में सैकड़ों नहीं हजारों और कई जगह लाखों लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए। हालांकि शुक्रवार के किसी भी प्रदर्शन में महाराजा ज्ञानेंद्र के शामिल होने की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल की वर्तमान वामपंथी सरकार ने आरोप लगाया है कि इन प्रदर्शनों के पीछे भारत का आरोप है, भारत का हाथ है, इन प्रदर्शनों के पीछे महाराजा ज्ञानेंद्र का हाथ है, और वो नेपाल के लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नेपाल के अंदर वो राजशाही को और नेपाल को हिंदू राष्ट्र को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात भी नहीं है। प्रदर्शनकारी जिनका नेतृत्व राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी आरपीपी कर रही है, और फिलहाल जिनके नेता का नाम है दुर्गा प्रसाद प्रसाई, ये इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और दुर्गा प्रसाद प्रसाई ने साफ कहा है, हम नेपाल में राजशाही की वापसी चाहते हैं, हम नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा दोबारा से लेना चाहते हैं। दुर्गा प्रसाद प्रसाई ने साफ कहा है कि जो भी राजनीतिक दल अभी हैं वो जनता की महत्वाकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, वो नेपाल को विकास के रास्ते पर ले जाने पर खरे नहीं उतरे, और उनकी मंशा ना तो नेपाल का विकास करना है
उनकी मंशा न नेपाल की जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है और न उनकी इच्छा नेपाल की जनता की जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि ये सभी राजनीतिक दल एक षड्यंत्र के तहत नेपाल को भारत विरोधी ताकतों का अड्डे के रूप में विकसित करना चाहते हैं। दुर्गा प्रसाद प्रसाई ने साफ कहा है कि हम नेपाल को भारत विरोधी ताकतों का अड्डा नहीं बनने देंगे और हम इसीलिए राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के बैनर के तहत हम मांग करते हैं कि नेपाल फिर से नेपाल में राजशाही स्थापित हो और नेपाल में फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र बने। दोस्तों, मैं भी आपसे ये बात कह रहा हूं, नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी का समर्थन करने का ये समय है, क्योंकि नेपाल यदि राजशाही स्थापित होगी, नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा होगा, तो नेपाल को निश्चित रूप से भारत विरोधी ताकतों का अड्डा बनाने में भारत विरोधी ताकतों को सफलता नहीं मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से भी अच्छा होगा और नेपाल के हिंदुओं के लिहाज से भी अच्छा होगा। आपने देखा होगा जहां जहां हिंदू अल्पमत में हुए हैं उनका क्या हर्ष हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजादी के समय पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? हमारे कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने उन हिंदुओं को पाकिस्तान में भेड़ियों के सामने फिर नोचने के लिए डाल दिया था और सबको पता है उनके साथ क्या हुआ और उस आजादी के समय कितनी संख्या थी और आज कितनी संख्या है। यदि मैं सन 47 की बात ना करूं तो बांग्लादेश का हाल तो आप अभी पिछले अगस्त 2024 से लगातार देख रहे हैं और अभी भी जारी है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हमें नेपाल के हिंदुओं के लिए भी आंसू बहाने पड़े, नेपाल के हिंदुओं के लिए भी भारत सरकार को प्रदर्शन सौंपने पड़े। मैं नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं। मैं नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के नेता दुर्गा प्रसाद प्रसाई के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त करता हूं और आप सबसे भी अपील करूंगा कि यदि आप चाहते हो भारत के विरोध में कोई और भारत विरोधी ताकतों का अड्डा ना बने, तो नेपाल की उन सभी ताकतों का समर्थन करें जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, जो नेपाल में राजशाही की पुनः स्थापना चाहती हैं और जो नेपाल में हिंदू विरोधी ताकतों को रोकना चाहती हैं। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा और रोजाना की तरह आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।